हेलो मानवा बटी, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त मानवा एपिसोड में। आज मैं सुनाने वाली हूँ कहानी एलेक्सर ऑफ द सन की, और ये है इस मानवा का पार्ट 9। ये है इस मानवा का सीजन 2 का पहला वीडियो। अगर आपने इससे पहले की कहानी ना सुनी हो तो चैनल में जाकर एलेक्सर ऑफ द सन प्लेलिस्ट के वीडियोस को चेक कर लेना। तो चलिए जानते हैं बायन की जिंदगी की आगे की कहानी। एम्परर के ऑफिस में कैरियज के आने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुन एम्परर खुश होते हैं और कहते हैं कैरियज आ गया। वही जूयल सोचता है कि ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि उस कैरियज में कौन है। वो कॉन्कुबाइंस के लिए रिजर्व करा गया स्कारलेट कैरियज है, और उस कैरियज को यूज करने का फेवर एम्परर ने बस एक ही कॉन्कुबाइन को दिया है, बायन। आखिर डार्क सीयर्स के ऊपर इतना कम इन्फॉर्मेशन ही क्यों मौजूद है? कई रिकॉर्ड्स में उनके होने का जिक्र तो है, लेकिन उनके पावर्स या फिर उनके बाकी चीजों के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं करा गया। क्या बायन सच में एक डार्क सीओ है भी या नहीं? सोचा जाए तो उन दोनों की पहली मुलाकात भी काफी अजीब थी। एम्परर बहुत ही जल्दी उसको पसंद करने लगे। बस ये बात कि बायन उनका मैडनेस शांत कर सकती है, वही काफी वजह नहीं हो सकता कि एम्परर उसको कितना पसंद करते हैं। वो तो खुद पर्सनली बायन को पढ़ना लिखना तक सिखा रहे हैं, और जिस किस्म की किताबें वो उसको पढ़ाते हैं, जैसे कि रूलर्स के लिए मैनुअल्स, वो लेडीज के लिए चाहिए बेसिक एजुकेशन से कई ऊपर है। वैसी किताबें तो एक क्राउन प्रिंस को पढ़ने को ठीक होंगे, बस एक कॉन्कुबाइन के लिए नहीं। और एम्परर हर रात बायन के साथ सोते भी हैं। जिन दिनों वो दूसरी कॉन्कुबाइंस के यहाँ जाते हैं उन दिनों भी। ये बात सबको पता है कि वो भले ही काउंसलर्स के प्रेशर की वजह से बाकी कॉन्कुबाइंस के यहाँ जाते हैं रात में, लेकिन असल में वो उनके साथ सोते नहीं है। जूयल कहता है, योर मैजेस्टी, मुझे आपको बताना ही होगा कि पैलेस में सभी और एक बुरी अफवाह फैल रही है। एम्परर कहते हैं कि पैलेस में तो हमेशा कुछ न कुछ ऊटपटांग सी अफवाह फैलती है, वो सब बेकार की बातें हैं। तभी जूयल कहता है कि हर हाईनेस, बायन की बैकग्राउंड भी साफ नहीं है। तो क्या जूयल भी उन काफी लोगों में से है जो सोचता है कि एम्परर बायन की काली जादू में फंसे हुए हैं? जूयल बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि उन रूमर्स से निपटना चाहिए, क्योंकि नोवेल्स हर एक वैसी चीज को पकड़ लेंगे जो वो सब एम्परर के खिलाफ यूज कर सकते हैं। एम्परर कहते हैं कि बेवकूफों से लड़कर कोई फायदा नहीं होगा। बस अब आधे साल के बाद वो लोग सभी नोबल्स को रीअपॉइंट करेंगे मेरिट के हिसाब से, यानी कि उनकी काबिलियत के हिसाब से। जब उनके पास मौका है तभी उनको भौंक लेने दो। जूयल कहता है कि अफवाहें इतनी बुरी है कि उनको बस बेकार बोलकर कुछ न करना सही नहीं होगा। कुछ तो बुरी श्रापों का तक जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि उनके पिता की मौत के वक्त हुआ था। इनसे निपटना ही सही होगा, बायन के अच्छे के लिए भी। अगर वो जूयल को इस मामले के बारे में जांच करने की इजाजत दे तो तभी एम्परर उसको रोक लेते हैं। वो पूछते हैं कि क्या जूयल सच में अभी बायन की भलाई के बारे में सोच रहा है, या फिर अपने खुद के शक और गलतफहमी के लिए ऐसी बात कर रहा है। जब उनके पिछले एम्परर, उनके पिता की डेथ हुई थी, तब एम्परर भी वहाँ थे। उनके पिता ने उनको बहुत कोसा, उनको बहुत शरापा, ये कहकर कि उनको मारने की साजिश धन ने ही की है। किसी ने भी उनकी बात में यकीन नहीं करा, क्योंकि धन तो बस तभी तभी ही युद्ध से वापस आए थे। कोई भी डॉक्टर उनकी बीमारी की वजह को ढूंढ नहीं पाया, और पैलेस में ये अफवाह फैल गई कि उनके ओपोनेंट नागी लोगों में से एक बच निकला था, और उसने ही एक कॉन्कुबाइन बन पैलेस में घुसकर एम्परर पर एक श्राप डाल दिया। लेकिन वो भी एक बकवास रूमर था, क्योंकि नागी को खत्म करने वाला एम्परर नहीं बल्कि धन थे। वो बस एक अफवाह थी। जूयल को तो ऑलरेडी पता है कि एम्परर ऐसे अफवाहों के पीछे अपना वक्त जाया नहीं करते, लेकिन फिर भी उसकी ये मजाल कि वो कहे कि वो ये सब उनकी और बायन के हक में कर रहा है। पहले तो चीफ जनरल गायरांग ने अपनी पावर्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करा, और अब जूयल अपनी हदों को पार कर रहा है। एम्परर को ये बर्दाश्त नहीं, वो उसको वहाँ से जाने को कहते हैं। जूयल भी चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी बायन उसको देखती है और कहती है, अरे आपको फिर से देख खुशी हुई, आप कैसे हो? वो बायन के हाथों में वही किताब देखता है। वो कहता है, योर हाइनेस। बायन कहती है, हाँ, लेकिन वो फिर कुछ नहीं कहता। जूयल कहता है, एम्परर आपका इंतजार कर रहे हैं, और वहाँ से चला जाता है। उसकी बात करने के तरीके से बायन को भी कुछ अजीब लगता है। एम्परर बायन से पूछते हैं कि क्या उन लोगों ने उसका नाप ले लिया? तो बायन कहती है, हाँ, लेकिन उसके पास तो ऑलरेडी काफी कपड़े हैं। वो लोग कि उसके लिए और भी ज्यादा ड्रेसेस बना रहे हैं। एम्परर को लगा था कि उससे बायन खुश होगी, लेकिन बायन कहती है कि उसको ड्रेसेस से ज्यादा वो फ्लावर हनी पसंद है जो एम्परर ने पिछली बारी दिया था। ड्रेसेस तो वो खा भी नहीं सकती। एम्परर पूछते हैं कि क्या उसने ऑलरेडी वो सारा शहद खा लिया? उतना ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं होता। लेकिन बायन कहती है कि सुयन ने उसको शहद के साथ खाने वाले बहुत सी चीजें दी थी, और उसने पहले अपनी जिंदगी में कभी भी कोई मिठाई नहीं खाया था, तो अभी ज्यादा खाकर पहले का बैलेंस करना गलत नहीं होता। आखिर एम्परर का दिया हुआ किताब भी कहता है कि बैलेंस ही सबसे जरूरी होता है। बायन उस किताब को इतने अच्छे से पढ़ चुकी है कि उसको कोट भी करने लगी है। लगता है अब कोई दूसरा किताब उसको देना चाहिए, लेकिन बायन कहती है कि अभी नहीं, अभी बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है। जब तक वो अपना जी भर के उस किताब को ना पढ़ ले, तब तक एम्परर उससे वो किताब ना ले जाए। बायन जितनी पैशनेट है पढ़ाई को लेकर, काश उनके यहाँ के नोबल्स उसके बस आधे ही पैशनेट होते। एम्परर देख सकते हैं कि बायन खाने की चीजों के टर्म्स में सोचना पसंद करती है। क्या वो पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है?
बायन कहती है कि हम जो खाते हैं वो हमारे साथ रहता है। वो एम्परर को बताना नहीं चाहती कि किसी वक्त में वो खुद एक भूखी बच्ची हुआ करती थी। एम्परर देख सकते हैं कि बायन अपने आप को, अपने ख्यालों को उनसे एक बार फिर बंद कर रही है। वो ज्यादातर तो बहुत ही ओपन और ऑनेस्ट होती है। आखिर वो कैसा बोझ है जो बायन अपने साथ लेकर बैठी है। एम्परर पूछते हैं कि क्या उसकी माँ को भी खाना पसंद था। बायन कहती है कि नहीं नहीं, माँ तो बिल्कुल मेरी जैसी नहीं थी। जब वो खाती भी थी तब भी वो बहुत अच्छे से साफ रहकर खाती थी। वो अपनी माँ के बारे में बात करते वक्त बहुत ही खुश होती है। माँ मेरी जैसी लालची नहीं थी। वो एक बारी में बहुत ही कम खाया करती थी। वो इतना कम खाती थी कि उनका बचा हुआ खाना भी मुझे ही खत्म करना पड़ता था। ये कहते ही बायन रुक जाती है। उसको कुछ रियलाइज होता है। उसको रियलाइज होता है कि उसकी माँ उसके लिए ही थोड़ा खाती थी। बायन ज्यादा खा सके इसलिए वो अपना खाना खत्म नहीं करती थी। आखिर बायन इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती है। उसको ये बात समझने को इतना ज्यादा वक्त क्यों लग गया। वो अपनी माँ के साथ बहस करने में इतनी बिजी हो गई थी कि वो उनको आई लव यू तक नहीं कह पाई। उसकी आंखें आंसू से भरने लगते हैं। एम्परर को एहसास होता है कि उन्होंने बायन को कुछ बुरा याद दिलाया है। वो बायन को गले लगाते हैं। वो कहते हैं, क्या मैंने तुमको कभी बताया है कि मेरा यूथ एक लंबा सा अंधेरा टनल की तरह था, एक ऐसा टनल जिसका अंत दूर दूर तक दिखाई ना दे। पिछले एम्परर मेरे पिता बस मेरी जिंदगी को और भी ज्यादा मुश्किल करने के तरीके ढूंढते हमेशा, और सभी नोबल्स भी मेरा मजाक बनाते, मुझे नीचा दिखाते। मेरे पास मेरा अटेंडेंट म्योंगा तो था, लेकिन वो बस मुझे प्रोटेक्ट करने को आता। मुझे गले लगाने वाला कोई नहीं था, मुझे प्यार दिखाने वाला कोई नहीं था। मैं हमेशा अपनी होठों में मुस्कुराहट रखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत ही कोल्ड बन रहा था। जो लोग रास्ते को लीड करते हैं उनको अपने कल में उलझ कर रहना नहीं चाहिए। बीता हुआ कल एक मोटिवेटिंग फोर्स बन सकता है, लेकिन वही तुमको नीचे भी खींच सकता है। अगर तुम उसको भुला नहीं सकती तो उसको खुद उठकर तुमसे दूर जाने की परमिशन दो। बस एक बारी उसको जाने दो। एम्परर होप करते हैं कि उनके शब्द बायन तक पहुंचे हो। तभी बायन उठती है और कहती है, योर मैजेस्टी, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। क्योंकि ये बात वो इतना अचानक कह रही है, एम्परर पूछते हैं क्या, तो बायन कहती है, आई लाइक यू, आई लाइक यू, बहुत बहुत ज़्यादा, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं सच में आपको बहुत बहुत पसंद करती हूँ। तभी वो उसको रोक लेते हैं। वो फिर से ब्लश कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि क्या ऐसी बातें करते वक्त उसको शर्म नहीं आती। बायन तो बस अपने पति को बता रही है कि वो उनको कितना पसंद करती है, इसमें शर्माने की क्या बात है। किसको पता कि कल क्या होगा। वो बाद में पछताना नहीं चाहती कि उसने ये बातें उनको पहले नहीं कहा। वो अब रियलाइज कर चुकी है कि ऐसी बातें उसको अपने दिल में छुपा कर नहीं रखना चाहिए, इसलिए जो उसका दिल कहता है वो उन बातों को कहती रहेगी। एम्परर अब समझ रहे हैं कि मंत्रमुग्ध होना कैसा फील होता है, और हो या ना हो वो ऑलरेडी बायन से बन चुके हैं। दूसरे सीन में सुयन और मोगवा बायन का मेकअप कर रही है। मेकअप ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। वो अब बायन को अपनी आंखें खोलने को कहती है। वो काफी ज्यादा सुंदर दिख रही है। उसके बालों से लेकर उसकी ड्रेस और उसके मेकअप तक सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है। सुयन और मोगवा अपने किए से बहुत ही खुश है। बायन पूछती है कि क्या अब सब हो चुका है, लेकिन सुयन कहती है कि एक और चीज अभी बाकी है। वो बायन के हाथों को पोंछती है ताकि अगर उसके हाथ में कई इंक स्टेन्स रह गए हो तो वो सब हट जाए। तभी सुयन देखती है कि उसके हाथ में एक कट लगा है। वो पूछती है कि ये चोट उसको कैसे लगा, लेकिन बायन को खुद ये बात नहीं पता। आजकल बायन के घाव उतने जल्दी नहीं भरते, तो उसको केयरफुल रहना चाहिए। अब बायन पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। सुयन बायन को बैंकेट में अपना सर ऊंचा रखने को कहती है। वो एम्परर की आंखों का तारा है और वही एक लौती है जो उनके मैडनेस को शांत कर सकती है। इसलिए बायन को दूसरी कॉन्कुबाइंस को उसे तंग करने नहीं देना चाहिए। उसके ऊपर रैंक करने वाले बस एम्परर ही एक लौते इंसान है। वो बायन को नर्वस ना होने को भी कहती है और बायन उसकी बात समझ जाती है। बैंकेट हॉल के बाहर स्कारलेट कैरियज को देखते ही लोगों की भीड़ लग जाती है। स्कारलेट कैरियज बस रॉयल से यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने वाली लेडी जरूर बहुत स्पेशल होगी। वो तो पैलेस के बाहर कभी कभी ही जाती है। अब फाइनली हम सब उनको देख पाएंगे। तभी कैरियज से बायन और उसकी मेट्स निकलती है। उसके काले बाल देख लोग बात करने लगते हैं कि ये किस तरह की सीओ है, क्योंकि एम्परर उसको इतना ज्यादा पसंद करते हैं। सबको लगा था कि वो कई ज्यादा खूबसूरत होगी। वो खूबसूरत तो है, लेकिन जितना एक्सपेक्ट करा था उतनी नहीं। कहीं सच में उसने काला जादू तो इस्तेमाल नहीं करा एम्परर के ऊपर। सुयन को उनकी बातें सुन काफी गुस्सा आता है। बायन उसको पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन सुयन उसको कुछ नहीं बताती और कहती है कि उनको अंदर जाना चाहिए। बैंकेट हॉल के अंदर सभी बहुत ही खूबसूरत है। एक तरफ काउंसलर्स बैठे हैं तो दूसरी तरफ कॉन्कुबाइंस और उनकी मेड। ये हॉल इतना बड़ा और शानदार है कि बायन को तो समझ भी नहीं आता कि उसको कहाँ बैठना चाहिए। तभी वो देखती है कि वहाँ एक सीट खाली है। ये सीट सामा ह्योन के बगल में है, जो कि साफ साफ अपनी मेड के साथ मिलकर बायन की बुराई कर रही है। तभी बाकी की कॉन्कुबाइंस और मेड्स भी फुसफुसाते हुए हंसने लगती है, सिवाय एक के। बायन जाकर उस खाली सीट में बैठ जाती है। गानक गांव में सभी लोग बायन पर हमेशा चिल्लाते थे और बिना किसी वजह के ही उसको मारा करते थे। दूसरे लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं या क्या अफवाहें फैलाते हैं, उससे खुद को फर्क पड़ने ना देने को वो सीख चुकी है। उनके शब्द कभी भी उसको चोट नहीं पहुंचा सकते।
सुयन और मोगवा उससे भी ज्यादा कंसर्न है अभी, लेकिन बायन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी कोई बायन को आवाज लगाती है। वो वही मेड है जो बाकियों की तरह नहीं हंसी थी, वो बहुत ही लंबी है। बायन सोचती है कि वो कहाँ से है जो वो इतनी लंबी है। वो मेड एक चिट्ठी लाई है जो उसकी लेडी ने बायन के लिए भेजा है। वो बायन को उसको लेने को कहती है। बायन पूछती है कि वो क्यों उसको ये दे रही है, तो वो बताती है कि उसकी लेडी पहले से ही बायन से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन वो बहुत ही शर्मीली है तो वो डायरेक्टली बायन को अप्रोच नहीं कर पाती। ये उसका खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका है। मेड बायन को उसको समझने की कोशिश करने को कहती है। बायन पूछती है कि क्या वो चाहती है कि बायन उनकी लेटर का रिप्लाई दे, तो मेड बताती है कि अगर बायन बस उसकी चिट्ठी को एक्सेप्ट भी करे तो भी वो खुश होगी। क्या वो सच में बस अच्छी है? उसकी मेड तो काफी अच्छी लगती है। बायन पूछती है कि उसकी लेडी कहाँ बैठी है, तो मेड बताती है कि उसकी लेडी सबसे एंड में बैठी है। बायन देखती है और देखती ही चौंक जाती है। वो कॉन्कुबाइन बहुत ही खूबसूरत है। वो बायन को देख मुस्कुराती भी है। बायन सोचती है कि तो ट्रू ब्यूटी ऐसी होती है। जितनों को भी बायन ने देखा है उनमें से वो सबसे खूबसूरत है और उसकी हाइट भी काफी बड़ी है। तभी सुयन कहती है कि मेरी लेडी रिप्लाई नहीं भी कर सकती है, तुम्हारी लेडी को बोल देना कि वो गुस्सा ना हो। वो दूसरी मेट कहती है कि वो समझ सकती है और उसकी लेडी भी गुस्सा नहीं होगी। वो वहाँ से जाने की परमिशन मांगती है। जब वो वापस अपनी लेडी के पास जा रही है तभी बाकी के कॉन्कुबाइन्स और उनकी मेट्स ये कहने लगती है कि एक औरत होकर भी ये कितनी बड़ी है देखो। बायन को ये देख अच्छा नहीं लगता। आखिर ये लोग बस किसी के अपीयरेंस को देख उनको इतना जल्द ही जज क्यों कर लेते हैं। तभी कोई कहता है कि क्यों इतना लंबा मुंह बनाकर बैठी हो, फिर से अपनी ख्यालों में खोई हो क्या। बायन उस खुशबू को पहचान जाती है। वो मुड़कर देखती है तो वहाँ एम्परर खड़े होते हैं। एम्परर को देख सभी लोग झुक कर उनको ग्रीट करने लगते हैं। ये देख बायन सोचती है कि वो तो कभी उनको ऐसे ग्रीट नहीं करती, क्या उसको भी झुक कर उनको ग्रीट करना चाहिए। लेकिन तभी एम्परर उसको अपने तरफ करते हैं और वही उसको किस करते हैं। सामा ह्योन जो वही बायन के बगल में बैठी है वो ये देख खुश नहीं है। आखिर बायन ने इस तरह एम्परर का दिल कैसे जीत दिया, आखिर ये कमीनी है कौन। बाद में बैंकेट में एक मैजिक शो हो रहा है जहाँ एक जादूगर आग के साथ खेल रहा है। बायन एम्परर की गोदी में बैठी हुई है और शो के मजे ले रही है। सामा सोच रही है कि ये तो बस बच्चों के लिए कराने वाला एक सस्ता सा शो है। एक पैलेस बैंकेट से मुझे इससे ज्यादा उम्मीदें थी। बाकी के कॉन्कुबाइन्स भी काफी बोर्ड हो चुके हैं। तभी एम्परर उनकी तरफ देखते हैं और वो सब प्रिटेंड करती है कि वो शो को बहुत एंजॉय कर रही है, लेकिन एम्परर को पता है कि वो सब बोर्ड है और अभी बस उनके सामने नाटक कर रही है। वो बायन को देखते हैं। उसको तो ये देख इतना मजा आ रहा है कि वो एक बारी भी उनकी तरफ नहीं देख रही। उसकी आंखें बस उस जादूगर पे टिके हुए हैं। कुछ दिन पहले एम्परर ने उसको पूछा था कि क्या कुछ है जो बायन बैंकेट में देखना चाहती है, लेकिन बायन को नहीं पता क्योंकि वो कभी भी कोई बैंकेट में नहीं गई है। क्या वहाँ बस खाते नहीं हैं, वहाँ देखने को और भी कुछ होता है क्या? एम्परर बताते हैं कि हाँ, कभी कभार क्लाउन शोज या फिर कोई तमाशा भी देखा जाता है। बायन पूछती है कि ये क्लाउन क्या होता है। एम्परर पूछते हैं कि क्या उसको नहीं पता। बायन पूछती है कि वो कैसे दिखते हैं। एम्परर कहते हैं कि वो बैंकेट में कुछ क्लाउन्स को बुलाएंगे और इसीलिए आज वहाँ एक मैजिक शो हो रहा है। अपनी पूरी जिंदगी में उसने अभी तक एक क्लाउन शो तक नहीं देखा। आखिर बायन ने किस तरह की जिंदगी जी है, शायद इसका उसी दुख से ताल्लुक है जो उन्होंने उस रात देखा था। तभी बायन चिल्लाती है, नहीं, होशियार रहो। और जब क्लाउन एक बॉल के ऊपर एक पैर में खड़ा होकर नाचने लगता है तो वो फिर से बहुत खुश होती है। बायन को इतना एंजॉय करता देख एम्परर सोचते हैं कि अगली बारी उनको उसे एक पपेट शो दिखाने ले जाना चाहिए। तभी उनकी नजर उसी कॉन्कुबाइन की ओर जाता है जिसने बायन को चिट्ठी भेजा था। वो भी उनको देख रही थी, लेकिन जैसे ही एम्परर भी उसको देखते हैं तो वो उनसे अपनी नजरें फेर लेती है। एम्परर सोचते हैं कि कितनी खूबसूरत लेडी है। भले ही उनको औरतों की अपीयरेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी कह सकते हैं कि वो बहुत ही स्पेशल है, लेकिन उसमें कोई तो बात है जो उनको डिस्टर्ब करती है। एम्परर म्योंगा से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे गार्डन में एक ग्रैंड लोटस भी है। ग्रैंड लोटस सबसे बड़ा फूल होता है। म्योंगा समझ जाता है कि एम्परर राउंड से आई कॉन्कुबाइन की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि राउंड के सभी लोग काफी लंबे होते हैं। शायद ये इसलिए है क्योंकि आमुन लोगों का खून अभी भी उनकी रगों में दौड़ता है। एम्परर सोचते हैं कि वो अपने राज्य से आखिर इतनी दूर क्यों आई है। म्योंगा कहता है कि सुना है उसको अफासिया है, यानी कि वो बोल नहीं सकती। शायद उसके राज्य में उसको एक शर्मिंदगी माना जाता था, इसीलिए भले ही वो राज घराने की है, उसको कॉन्कुबाइन बनाकर भेज दिया गया। सुनने में आया है कि वो बहुत ही शांत स्वभाव की है। उसने पैलेस मेट्स को उसे सर्व करने से भी मना कर दिया और आज से पहले उसने कभी भी अपने क्वार्टर के बाहर कदम तक नहीं रखा। लेकिन एम्परर को वो काफी सेल्फ अश्योर्ड लगती है। अगर वो सच में वैसी होती जैसा लोग कहते हैं तो वो बाकी लोगों पर ज्यादा ध्यान दे रही होती उनका मूड बढ़ने को। कुछ तो बात है जो वो छुपा रही है। एम्परर को उस पर नजर रखना होगा। बायन शो को काफी एंजॉय करती है, लेकिन शो खत्म हो जाता है। एम्परर उसको चिढ़ाते हैं कि बायन किसी दूसरे मर्द पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है। बायन कहती है कि ये काफी मजेदार था। वो एम्परर को थैंक यू कहती है, यानी कि उसको पता है
कि ये शो एम्परर ने बस उसके लिए रखवाया है। बायन कहती है क्यों ना पता हो, बाकी सब तो काफ़ी बोर्ड दिख रहे थे। यहाँ पता चलता है कि भले ही उसका ध्यान ज़्यादातर शो की ओर था, वो बाकियों के ऊपर भी ध्यान दे रही थी। एम्परर कहते हैं कि अगली बारी वो उसको एक पपेट शो दिखाएंगे। बायन पूछती है कि वहाँ किस किस्म के गुड़िया होते हैं, तो एम्परर कहते हैं बिल्कुल तुम जैसे छोटे बदमाश और तुम जैसी ही खूबसूरत। बायन एम्परर को सबके सामने ऐसी बातें ना करने को कहती है। एम्परर कहते हैं कि वहाँ तो बस वो दोनों ही है। बायन कहती है कि नहीं, यहाँ तो ढेर सारे लोग हैं, लेकिन एम्परर के लिए बायन के अलावा और कोई भी मायने नहीं रखता। ये सुन बायन ब्लश करने लगती है। एम्परर कहते हैं कि क्या उनको वहाँ से जाना चाहिए। बायन पूछती है कि क्या ऐसा कर सकते हैं। एम्परर कहते हैं अगर वो चाहे तो बायन कहती है हाँ। एम्परर उसको लेकर वहाँ से जाने को उठने ही वाले थे कि तभी एक काउंसलर वहाँ आता है। वो कहता है कि ऐसा बड़ा ओकेजन को एम्परर के सबसे अच्छे फूलों से सजाना चाहिए। पिछले एम्परर के वक्त में तो बैंकेट्स में उनकी सारी कॉन्कुबाइंस कुछ ना कुछ कर कर दिखाती थी। एम्परर कहते हैं इसलिए उनके बैंकेट्स रात भर चलते थे। वो बंदा कहता है कि सारी कॉन्कुबाइंस को अपना हुनर दिखाने का मौका देना सही होगा। सारे नोबल्स किसी न किसी कॉन्कुबाइंस के साथ जुड़े हुए हैं। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है ये बात इंश्योर करने को कि उनकी कॉन्कुबाइन ही एम्परर का बच्चा पैदा करे। एक अफवाह ये भी है कि ताक मर्दों के लिए एफ्रोडिसियाक यानी कि उनको सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ाने वाली दवाई खकान नाम की जड़ी बूटी जो कि दूसरों को मिसकैरेज कराता है और स्किन को जलाने वाला पाउडर रूबिन, सभी चीजें पैलेस के अंदर ले आए जा चुके हैं। ये सब पुरानी तरकीबें हैं जो कि पिछले एम्परर की रानियां और कॉन्कुबाइंस यूज करा करती थी। उनको याद है कि खाकान जड़ी बूटी को तो उनके बड़े भाइयों को मारने को यूज करा गया था, लेकिन फिर से इन सारी खतरनाक चीजों का वापस पैलेस के अंदर आने का मतलब है कि कई नोबल्स इसमें शामिल है। अगर वो अभी बायन को लेकर वहां से चले गए तो ये जाहिर है कि वो लोग बायन के बारे में बहुत ही बुरे और घिनौने अफवाहें फैलाना शुरू करेंगे। एम्परर उन सभी को बायन को टारगेट करने का मौका नहीं देना चाहते, तो इसीलिए वो उनकी बात मान जाते हैं। ये सुन बाकी की कॉन्क्यूबाइंस खुश होती है। जैसा उन्होंने चाहा था वैसा ही हो रहा है। बायन सोचती है कि सभी को अपना हुनर दिखाना होगा। क्या इसका मतलब उसे भी कुछ कर कर दिखाना पड़ेगा। सभी काउंसलर्स भी खुश है। वो एम्परर को उनको इस बात का परमिशन देने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। अब इस बैंकेट में और भी ज्यादा रौनक आने वाला है, लेकिन जस्ट इन केस उन सबको इस अचानक हुए फैसले से घबराहट हो रहा हो तो एम्परर का उनको इनकरेज करना सही होगा। वो कहता है कि क्यों ना एम्परर उस लेडी को एक विश ग्रांट करे जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी। ऐसा करने से उनको अच्छा लगेगा। एम्परर समझ जाते हैं कि इनका पहले से ही यही प्लान था। एम्परर उसको पहले ही वो विश चूज करने को कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि ऐसा करने से सारा मजा खत्म हो जाएगा। एम्परर गुस्सा तो है, लेकिन बायन को प्रोटेक्ट करने को वो उनकी बात मान जाते हैं। ये सुन सारी कॉन्कुबाइंस काफी खुश होती हैं। बायन के अलावा और कोई भी ये सुन सरप्राइज नहीं है, यानी कि बायन को छोड़कर सबको पता था कि ये होने वाला है और सभी पहले से ही तैयार होकर आए हुए हैं। ये जान एम्परर कहते हैं क्यों ना इसको और मजेदार बनाने को वो सबको एक थीम दे जिसके अंदर रहकर सबको परफॉर्म करना होगा। वो म्योंगा को आवाज लगाते हैं जो उनको एक रोल देता है। वो उसमें कुछ लिखते हैं। उनका दिया थीम है मास्क। सभी को अपने परफॉर्मेंस में इस थीम को दर्शाना होगा। ये सुन अब जाकर कॉन्कुबाइंस घबराने लगती है। तो अब सबसे पहले कौन जाना चाहेगा। एक कॉन्कुबाइन सोचती है कि सब ठीक है, वो ये कर सकती है, बस उसको एक ऐसी पिच सुनानी होगी जो कि थोड़ी बहुत थीम से मिलती हो। तो वो उठकर कहती है कि वो सबसे पहले परफॉर्म करना चाहेगी। वो एक लूट को बजाने वाली है जो एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये काफी साफ है कि उसको ये पहले से पता था। वो उसे बजाने लगती है और सभी को ये काफी पसंद आता है। सभी उसकी स्किल की काफी तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद उसका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। एम्परर कहते हैं कि उनको नहीं पता था कि वो एक लूट फेरी की प्रेजेंस में है। कॉन्कुबाइन बताती है कि उसके पिता एक लूट मास्टर थे। उसने चलना सीखने से भी पहले लूट बजाना सीखा है, लेकिन फिर भी एम्परर ये नहीं समझ पाए कि उसकी परफॉर्मेंस में उनका थीम कहाँ था। वो बताती है कि इस गाने के कंपोजर के चेहरे में एक बड़ा सा स्कार था। उसके सुर चाहे कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, लोग उसको एक मॉन्स्टर कहकर पुकारते। इसी वजह से वो हमेशा एक मास्क पहनता जो उसने मरते दम तक नहीं उतारा। एक मास्क्ड म्यूजिशियन। ये कहानी तो एम्परर ने पहले भी सुना हुआ है। ये कहानी काफी फेमस जो है। ये सच में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। ये इस कॉन्टेस्ट को जीत भी सकता है। तभी एम्परर पूछते हैं कि अब कौन परफॉर्म करेगा। सामा कहती है कि इस बार वो जाएगी। सामा सोचती है कि इस बार वो पिछली बार की तरह होने नहीं देगी। वो ये मेक श्योर करेगी कि एम्परर उसके साथ सोए। उसने पहले से ही काफी तैयारी करा है इसके लिए। वो अपना बाहर का रोब उतारती है। अंदर उसने लेस का ट्रांसपेरेंट कपड़ा पहना हुआ है। सारे काउंसलर्स उसको देखते ही रह जाते हैं। सामा अपनी आंखों को एक लाल पट्टी से ढक देती है और फिर डांस करने लगती है। उसके ऊपर से किसी की भी नजर ही नहीं हट रही। एक दूसरी कॉन्कुबाइन ने भी डांस प्रिपेयर करा था, लेकिन सामा तो उससे कई ज्यादा एलिगेंट है। ये बात सोच वो घबरा जाती है।
सामा की परफॉर्मेंस भी खत्म हो जाती है। वो कहती है कि जैसे तलवारबाजी में स्किल्स के भी नाम होते हैं, वैसे ही इस डांस का भी एक नाम है। इसको डांस ऑफ द मास्क कहा जाता है, इसीलिए उसने अपनी आंखों में पट्टी बांध कर डांस करा। लेकिन एम्परर कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसका जीतना तो तय है। हम जान पाते हैं कि वो पहले ही कुछ काउंसलर्स के साथ उसको जिताने का प्लान बना चुकी है। एम्परर पूछते हैं कि अब किसकी बारी है, तो वो दूसरी कॉन्कुबाइन जिसने भी डांस ही प्रिपेयर करा था, वो कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने किसी भी तरह के आर्ट में खुद को ट्रेन नहीं करा है। वो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अभी जाकर अपना डांस दिखाएगी तो वो सामा के जितना अच्छा नहीं कर पाएगी और वो बस एक मजाक बनकर रह जाएगी। एम्परर फिर राउंड की कॉन्कुबाइन की ओर देखते हैं। काउंसलर्स भी कहने लगते हैं कि अब उसकी बारी है। वो जानना चाहते हैं कि उसने क्या तैयार किया है, लेकिन तभी उसकी वही मेड आगे आती है और कहती है, योर मैजेस्टी, मेरी लेडी काफी शाई है और उनको ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने में दिक्कत होती है। तो एम्परर मान जाते हैं कि उसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एम्परर को पता है कि बायन ने दूसरों की तरह पहले से ही प्रिपेयर नहीं करा, तो वो उसको भी कुछ करने को नहीं पूछते। तो अब फैसले का वक्त हो चुका है। सभी काउंसलर्स बहस करने लगते हैं कि उन दो कॉन्कुबाइंस में से किसने ज्यादा अच्छा करा। सामा के साथ मिला हुआ काउंसलर कहता है कि उस मास्क का थीम सामा के डांस में ज्यादा अच्छे से झलका था, लेकिन एम्परर कहते हैं कि किसी भी कॉन्कुबाइन ने पूरी तरह से थीम को अपने परफॉर्मेंस में नहीं दर्शाया। वो बंदा कहता है कि लेकिन उन दोनों का परफॉर्मेंस मास्क से रिलेटेड था। तो एम्परर बताते हैं कि मास्क बस किसी का चेहरा ढकने को यूज नहीं होता। मास्क एक जरिया होता है खुद को एक कम्प्लीटली दूसरी तरीके से एक्सप्रेस करने का। लेकिन काउंसलर उनकी बात को नहीं समझ पाता। तभी बायन कहती है, योर मैजेस्टी, आप मुझसे क्यों नहीं पूछते। एम्परर कहते हैं, क्या पूछना। तो बायन कहती है, क्यों ना वो भी कुछ करके दिखाए। उसको बस उनके थीम के अंदर रहकर उनको कुछ दिखाना है ना। एम्परर कहते हैं, हाँ, लेकिन वो कुछ कह पाते हैं उससे पहले ही बायन उनकी गोद से निकल जाती है। सभी बाकी कॉन्कुबाइन सोचने लगती है कि अब बायन क्या करने वाली है। इसको प्लान करने वाले तो बस वही सब थी। बायन को तो पता तक नहीं था। उसने पहले से कुछ प्रिपेयर करा नहीं हो सकता। क्या उसके पास कोई सीक्रेट स्किल है। बायन हॉल के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं करती। मेड्स ये देख हंसने लगती है कि वो तो बस वहां जाकर खड़ी हो रही है, वो खुद का मजाक बना रही है। काउंसलर्स को भी लगता है कि बायन बस इसलिए आई क्योंकि बाकी कॉन्कुबाइंस को जो अटेंशन मिल रहा था वो उससे जेलस है। तभी बायन कहती है, एक सच्चे राजा के कई सारे मास्क होने चाहिए। एक राजा भले ही वो इंसान है, एक जानवर का मास्क पहनने से वो नहीं झिझकना चाहिए, ना ही दूसरे इंसान के ऊपर शासन करने को, क्योंकि वो स्वर्ग से आया है। मनुष्य के आकार में जानवर की प्रवृत्ति का अभाव है और जानवर के आकार में स्वर्ग की उदारता का अभाव है। इसीलिए वफादारों के लिए उसको इंसान होना चाहिए और भ्रष्ट लोगों के लिए एक क्रूर जानवर, और उसको एक हेवनली बीइंग होना चाहिए जिसका उदार मन आम लोगों को गले लगाता हो। वो काउंसलर तुरंत पहचान जाता है कि बायन ने द डॉक्ट्रिन ऑफ वाइज रूलिंग की पैसेज सुनाई है। बायन कहती है, हाँ। सभी काउंसलर्स हैरान है क्योंकि वो किताब तो कई विद्वानों के लिए भी मुश्किल है, लेकिन बायन उसको इतने अच्छे से जानती है कि बिना कोई तैयारी के भी वो इस किताब के पैसेज को इतने अच्छे से कह सकती है। एम्परर हंसने लगते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब सारे नोबल सोचेंगे कि बायन एक बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड बैकग्राउंड से आती है, जबकि हकीकत बिल्कुल उसका उल्टा है। लेकिन ये तो एम्परर ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उसने उस किताब को इतने अच्छे से याद कर लिया है। उसने जरूर उसको पढ़ने और लिखने को बहुत ज्यादा मेहनत करा होगा। वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है और अपने पढ़े हुए चीजों को असली जिंदगी में भी अप्लाई करती है। आखिर कोई ऐसी स्टूडेंट को क्यों ना पसंद करे। एम्परर पूछते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ वाइज रूलिंग का चैप्टर द डिस्कोर्स ऑफ मास्क, तुम्हारे मुताबिक इसका मतलब क्या है। बायन कहती है कि ये सिखाता है कि मुखौटा लगाया जाता है बस अपने अंदर के किसी चीज को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप खुद को बदलने के लिए। यही एक सच्चे शासक की पहचान है। उसकी एक्सप्लेनेशन सुन नोबल्स और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। एम्परर कहते हैं कि लगता है हमारे बीच अब एक क्लियर विनर है, बाकियों का इस पर क्या कहना है। कुछ नोबल्स शिकायत करते हैं कि ये तो बस एक किताब के चंद लाइन्स ही है। अगर किताबी ज्ञान ही बायन का आर्ट है तो क्या उसके पास इससे ज्यादा प्रूफ नहीं होना चाहिए अपने आर्ट की। बायन बताती है कि अगर वो चाहते हैं तो वो बाकी के दूसरे पार्ट्स भी सुना सकती है। उसको शुरू से ही सब कहना चाहिए। वो उस किताब के पहले चैप्टर पहले लाइन से उनको कुछ सुनाने लगती है। वो उस किताब को बिल्कुल जैसे का तैसा लाइन बाय लाइन सुनाने लगती है। उसने सब कुछ अपने दिल से याद किया है। सभी लोग उसको देखते ही रह जाते हैं। लेकिन एम्परर कहते हैं, अब बस करो। वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बायन की वजह से उनका बैंकेट भी उनके पिता के बैंकेट की तरह रात भर चलेगा। वो बायन को उनके पास जाकर अपना विश कहने को बोलते हैं, यानी कि उनके लिए बायन ही इस कॉन्टेस्ट को जीत चुकी है। बायन कुछ देर सोचती है और फिर उनकी ओर जाने लगती है। बाकी कॉन्कुबाइंस ये देख बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो जाकर एम्परर के कान में कुछ कहती है। एम्परर पूछते हैं कि क्या सच में उसको बस इतना ही चाहिए। तो बायन कहती है, हाँ, उसको बस उतना ही चाहिए। एम्परर को ये देख दुख हो रहा है कि बायन के एम्बिशंस इतने छोटे हैं।
वो कहते हैं कि मैं अब से मेरी कॉन्कुबाइन बायन को चाइन का रैंक देता हूँ। चाइन वादम एम्पायर में कॉन्कुबाइंस का 4th रैंक है। ये सुन सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सामा सोचती है कि उसको पता था कि बायन एम्पायर की फेवरेट है, लेकिन फिर भी एक ही बार में 2 रैंक से ऊपर जाना। कॉन्कुबाइंस के पहले रैंक्स नहीं होते। फिर आता है 5th डिग्री जो कि है ग्योइन, उसके बाद 4th डिग्री है चाइन, 3rd है जोंगिन, 2nd है हेइन, 1st है तेइन और सबसे बड़ा दी एब्सोल्यूट पोजीशन होता है हेगे का। बायन ग्योइन बने बगैर ही चाइन बन चुकी है, यानी वो अब रैंक में बाकी सारी कॉन्कुबाइन से ऊपर है। सुयन और मोगा बायन की तारीफ करते हैं कि उसने बहुत ही अच्छा करा, आखिर उसने उतनी डिफिकल्ट बुक को कैसे याद कर लिया। बायन कहती है कि ऐसा नहीं है, उसको तो पूरा किताब याद भी नहीं था। सुयन जानना चाहती है कि आखिर बायन ने एम्पायर से ऐसा क्या कहा कि उन्होंने उसको प्रमोट करा। बायन कहती है कि उसने तो बस ये कहा था कि वो चाहती है कि बैंकेट के बाद वो दोनों साथ लौटे, हाथों में हाथ लिए धीरे धीरे चलते हुए। ये बायन की विश थी, बस इतना ही। बायन कहती है कि हाँ, उसको उस वक्त बस इस बात की चिंता थी कि एम्पायर किसी दूसरी कॉन्कुबाइन के साथ सोने ना चले जाए। यही वो वजह थी कि क्यों बायन ने अचानक उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। उसको ये एहसास था कि बाकी के कॉन्कुबाइंस पहले से ही तैयार होकर आई थी और अगर वो जीत जाती तो वो लोग एम्पायर को अपने साथ सोने का विश मांगती। सुयन को लगा था कि बायन बस बहुत भोली है, बहुत ही ज्यादा मासूम, लेकिन देखो अब वो कितनी मैच्योर्ड हो चुकी है। बैंकेट के बाद सभी नोबल्स और कॉन्कुबाइंस डिसअपॉइंटेड होकर जा रहे हैं, लेकिन बायन और एम्पायर मुस्कुराते हुए हाथ पकड़कर जा रहे हैं, वैसे ही जैसा बायन चाहती थी। उन दोनों को वैसे देख सामा बायन को काफी नफरत से देखती है। बायन सोचती है कि क्या वो जेलस है। एम्पायर बायन के हाथों को किस करते हैं, तभी वो उसके हाथों में वही कट देखते हैं। तभी घबराते हुए म्योंगा वहां आ जाता है और एम्पायर को बुलाता है। कुछ है जो उसको एम्पायर को बताना ही होगा। वो एम्पायर को कुछ बताता है, लेकिन बायन कुछ भी नहीं सुन पाती। जो कुछ भी उसने कहा है ये सुन एम्पायर काफी गुस्सा हो चुके हैं। बायन उनसे पूछती है कि बात क्या है, लेकिन एम्पायर उसको बस इतना कहते हैं कि कुछ है जो उनको करना होगा। वो बायन को वापस अपने लॉज में जाने को कहते हैं, लेकिन वो जगी रहे क्योंकि वो जल्द ही वापस आएंगे। वो कहती है कि वो उनका इंतजार करेगी। एम्पायर काफी एंग्शियस दिखाई दे रहे हैं। वो वहां से निकल जाते हैं और बायन सोचती रह जाती है कि आखिर हुआ क्या है। एम्पायर को जाते देख वो सोचती है कि अगर ये कोई जरूरी बात है तो एम्पायर उसको बाद में बताएंगे। उसके पीछे नोबल्स आपस में फुसफुसाते हुए बात कर रहे हैं। जब लोग उस पर हंसकर उसका मजाक उड़ाते थे तब चीजें अब से ज्यादा आसान थी। अब जबकि उस पर सबकी अटेंशन है तो उसको पता नहीं है कि उसको करना क्या चाहिए। तभी सुयन कहती है कि बायन का कैरियर वहां आ चुका है तो बायन को अब चलना चाहिए। बायन भी कैरियर के अंदर जाने को दौड़ रही है, लेकिन तभी सामा ह्योन आकर बायन को लेडी चाइन कहकर बुलाती है। वो बायन को चाइन बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। सामा कहती है कि आपको अप्रोच कर कर कहीं मैंने आपको ऑफेंड तो नहीं करा। बायन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बायन से क्यों बात करना चाहती है। बायन ने द डॉक्ट्रिन ऑफ वाइज रूलिंग का जो रिसाइटल करा था वो तो सामा का दिल ही छू गया। वो सच में एक बहुत ही इनलाइटनिंग परफॉर्मेंस था। उन सबको बायन से कुछ सीखना चाहिए। सामा को तो अपने आप पर शर्म आ गई कि उसने बस एक मामूली डांस ही तैयार किया। बायन उसको ऐसी बातें ना करने को कहती है। उसका डांस सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। सामा कहती है कि लेकिन आज की बैंकेट का फूल तो आप थी, हमारी लेडी चाइन। मुझे ये जान बहुत खुश हुआ कि आपको मेरा डांस अच्छा लगा। बायन कहती है कि वो तो बस लकी थी उस कॉन्टेस्ट को जीतने को। बायन इतनी विद्वान है लेकिन फिर भी कितनी हम्बल है। सच में उन सबको बायन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये इंटरेक्शन बायन को काफी वियर्ड लगती है। लगता नहीं है कि सामा ये सब मजाक में बोल रही है, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो गड़बड़ लग रहा है। लेकिन ये इसलिए भी हो सकता है कि बायन को दूसरों से खुद की तारीफें सुनने की आदत नहीं है। सामा होप करती है कि उसको फिर से बायन के साथ बात करने का मौका मिले। बायन काफी थक चुकी होगी। सामा उसको वापस जाकर रेस्ट करने से रोकना नहीं चाहती। उनकी बात यही खत्म होती है और बायन भी कैरियर में बैठ जाती है। तो उसकी जिंदगी का पहला बैंकेट कुछ इस तरह था। तभी उसको उस चिट्ठी की याद आती है जो उसको राउंड की कॉन्कुबाइन ने भेजा था। वो उसको खोलकर देखती है। लिखा हुआ है कि आरंभ और अंत को मिलना ही होगा। डियर लेडी, क्या आपने अपना चॉइस कर लिया है? आखिर इसका मतलब क्या है? अगर उसको बस एक जवाब चाहिए था तो उसको एक सीधा सा सवाल पूछना चाहिए था। उन दोनों के लिए इसको मुश्किल बनाने का क्या फायदा? क्या ये किसी तरह की पहेली है? वो सोचने लगती है कि तभी उसके हाथ कैरियर के अंदर हुए एक छोटे से डब्बे में पड़ता है। उसको उठाकर देखने पर वो एक पाउडर बॉक्स होता है। ये यहाँ कहाँ से आया? उसको तो याद नहीं कि उसने इसको बैंकेट से पहले यहाँ रखा था। ये किसका हो सकता है? वो उसको खोलने लगती है और उसको खोलते ही उसके अंदर का सारा पाउडर एक्सप्लोड सा होकर उसके चेहरे में पड़ जाता है। उस बॉक्स से धुआं भी निकल रहा है। वो जल्दी जल्दी कैरियर की खिड़की को खोलती है। अब वो फाइनली सांस ले सकती है। तभी जमीन में खून के छींटे गिरने लगते हैं। वो सोचती है कि ये खून कैसा है। तभी वो देखती है कि उसके हाथ में भी कुछ अजीब से घाव है, और ये बस उसके हाथों में ही नहीं बल्कि उसके पूरे चेहरे में फैल रहा है। दूसरी तरफ जूयल कहता है कि योर मैजेस्टी, खबर मिली है कि पैलेस के अंदर रूबिन पाउडर सर्कुलेट हो रहा है। बैंकेट की वजह से कई सारे कॉस्मेटिक सेलर्स पैलेस में घुसे थे। शायद कल्प्रिट उन्हीं में से एक हो सकता है। उन्होंने अब तक उसको पकड़ा नहीं है। जूयल बताता है कि खबर मिलते ही वो लोग इस बात के तहकीकात करने को लग गए थे, लेकिन तब तक सारे सेलर्स ऑलरेडी जा चुके थे।
वो कौन है ये बात पता लगाने को थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उसको डर है कि ये पहली बारी नहीं है कि उस इंसान ने ये किया हो। इसका मतलब उस कल्प्रिट ने कई बारी पैलेस में एंटर किया होगा और फिर भी उन लोगों ने उसको पकड़ा नहीं है। जूएल एम्परर से माफी मांगता है। क्या उसको ये तक नहीं पता कि ये अफवाहें सच भी है या नहीं? जूएल कुछ भी बोल नहीं पाता। एम्परर पूछते हैं कि क्या उसने इतना तक तो पता लगा लिया है कि आए हुए सेलर्स से कौन कौन मिला था? तो जूएल कहता है हाँ, बायन की लॉज के अलावा सारे सेलर्स बाकी की सारी कॉन्कुबाइंस के यहाँ गए थे। जैसे ही रूबिन पाउडर किसी के चेहरे में पड़ता है तब उससे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और इससे बुरी तरह से जलने वाले निशान बन जाते हैं। ये एक मशहूर तरीका है जो नोबल्स की बीवियां उनकी मिस्ट्रेस को अपने रास्ते से हटाने को यूज करती है और ये पाउडर पिछले एम्परर के कॉन्कुबाइंस के बीच से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन बायन के यहाँ जाने वाले सभी आइटम्स को हेड कोर्ट लेडी और उसकी लेडीज इन वेटिंग काफी अच्छे से मॉनिटर करती है। बायन के पास खुद को हील करने की शक्तियां भी है, इसलिए रूबिन पाउडर बायन को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सब सोचने पर तो अब ये खबर उतनी बुरी भी नहीं लगती। कुछ ना कुछ तरीका होगा इस इन्फॉर्मेशन को बायन की फेवर में यूज करने का। एम्परर इसी अपॉर्चुनिटी में बाकी सारी कॉन्कुबाइंस को निकाल तो सकते हैं, लेकिन अगर वो वैसा करे तो फिर नोबल्स अपनी खुद की बेटियां भेजने की कोशिश करेंगे। जल्द ही वो सारी नोबल्स को रिप्लेस करने वाले हैं मेरिट बेसिस में सेलेक्ट गए ऑफिसर से। उसके बाद उनकी बेटियों का पैलेस में होना काफी बुरा होगा। अब के लिए वो बस इतना होप कर सकते हैं कि जब तक बायन हेगे नहीं बन जाती तब तक कुछ भी गड़बड़ ना हो। अभी वहां तक पहुंचने को बहुत वक्त है। एम्परर जूएल को उस पाउडर को बेचने वाले को कैसे भी कर पकड़ने को कहते हैं। तभी बाहर से कोई कहता है कि मुझे अंदर जाना ही होगा। बाहर का गार्ड उसको रोक लेता है। वो कहता है कि ऐसी घटिया हालत में वो उसको कभी भी अंदर जाने नहीं देंगे, लेकिन वो कहती रहती है कि उसके पास वक्त नहीं है, उसको उनसे मिलना ही होगा। गार्ड फिर से उसको रोक लेता है। तभी वो कहती है, योर मैजेस्टी, मुझे आपसे मिलने दीजिए, ये मेरी लेडी चाइन के बारे में है, प्लीज। ये आवाज और ये हकलाना एम्परर अब जाकर रियलाइज करते हैं कि ये बायन की लेडी इन वेटिंग है। वो गार्ड को उसको अंदर आने को देने को कहते हैं। एम्परर पूछते हैं कि उसका यहाँ क्या काम है। मोगवा कहती है कि योर मैजेस्टी, वो काफी ज्यादा रो रही है और उसकी हालत भी बहुत खराब दिख रही है। वो कहती है, मेरी लेडी वो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर एक कमेंट ज़रूर छोड़ना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है आपका अल्टीमेट मानवा अड्डा।